अक्सर सारी जो है ना वो सह सत्ता मौजूद थी, 6 के 6 हदीस की जो मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स हैं वो मौजूद होती थी। तो मैं उस सॉफ्टवेयर से वेरीफाई करता था। मैंने रिसेंटली वो सॉफ्टवेयर चला के देखा था, अब वो चल नहीं रहा था। ठीक है। तो वो होता तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता। और ये मेजोरिटी जितना भी मैंने ये काम किया हुआ है ना, ये मैंने अपने नोट्स पहले से बनाए हुए हैं। तो अब यह है कि इस्लाम 360 ऐप, इससे चलें देख लीजिएगा। मैंने खुद नहीं वेरीफाई की हुई, लेकिन उस टाइम मैं ये चीज इस तरीके से इंश्योर करता था। तो अब ये है, अगर अब मैं ये चीज कर रहा होता तो फिर कोई ना कोई अब इस तरह की ऐप होगी या कोई सॉफ्टवेयर होगा जो ये वेरीफाई कर सकता होगा। तो लेकिन अभी मुझे एग्जैक्टली exactly यार उसका मतलब नहीं, मतलब एक्सेस क्या पता। इस ऐप से सब रेफरेंस मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा। हाँ यार, मैंने 360 इस्लाम 360 ऐप के बारे में सुना तो बहुत है, यूज मैंने नहीं की हुई। ठीक है, मैं इसको देख लूंगा यार। अच्छा। एम्पथी टूवर्ड्स पब्लिक। अच्छा। अच्छा, एक होता है सिंपथी, एक होता है एम्पथी। किसी को फर्क पता है सिंपथी और एम्पथी में क्या फर्क है? ये पता है तो किसी को यहाँ पे पता है टाइप करके। सबके कैमरास ऑफ कर दूं यार? मुझे माइक ऑफ करना आता है, कैमरास पता नहीं कैसे ऑफ होता है। या किसी ने अगर ऑन रखे हुए हैं तो आप ना देखें ना। ऑफ पता नहीं कहाँ से होते हैं यार मुझे। माइक्स का तो पता है, कैमरास का नहीं पता। आई थिंक सिंपथी तरस खाना, एम्पथी खुद को उसकी जगह, हाँ बिल्कुल। सिंपथी इज फीलिंग फॉर समवन, हाँ। सिंपथी इज फीलिंग कंपैशन फॉर समवन सिचुएशन, वाला एम्पथी इज अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स, हाँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। एम्पथी, देखिए एम्पथी में क्या होता है। बेसिकली सिंपथी का आपने सही बताया, एम्पथी का भी कॉन्सेप्ट जो है ना मोरलेस आप लोगों ने सही दिया है, कि खुद को दूसरों के जूते में डाल के जो है ना उस चीज को फील करना। खुद को दूसरों की जगह पे रख के ना उस पर्टिकुलर चीज को फील करना, इसको एम्पथी कहते हैं। ठीक है, तो एक पब्लिक सर्वेंट के लिए ना अगले की प्रॉब्लम समझने के लिए बहुत जरूरी है कि वो खुद को उसके जूतों में डाल के फील करे। जब कोई भी उसके पास बंदा आए अपना मसला लेके, ठीक है, तो उसको वो इस तरह फील करे कि अगर वो उसकी जगह होता तो उसकी कितनी अर्जेंसी होती और वो कितना चाहता कि ये मसला हल हो। और फिर उसको उसी तरह ट्रीट करे जिस तरह वो खुद ट्रीट होना चाहता था। बिल्कुल। आप अगर आपने सही पढ़ा लिखा है। अच्छा। अब यहां पे कुरान हमें क्या तलकीन करता है? लोअर योर विंग टू द बिलीवर्स हु फॉलो यू। इसमें यह हुक्म दिया गया है कि हम ह्यूमिलिटी फील करें और हम उनका एहसास करें। और हिस्ट्री से हमें क्या एग्जांपल मिलती है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बड़ा फेमस था कि वो रात को घर से निकलते थे और गलियों में जाते थे और फिर लोगों के हालात ऑब्जर्व करते थे। तो एक दफा वो एक गली से गुजर रहे थे और उनको एक घर से रोने की आवाज आई, औरतों की और बच्चों की, औरत की और बच्चे की। ठीक है। तो अब वो परेशान हुए। फिर उनको पता चला कि वो औरत क्या कर रही है। वो जो कुकिंग पैन होता है, ठीक है, उसमें पत्थर डाल के जो है ना उबाल रही है। क्यों वो ऐसा कर रही है? ताकि उसके बच्चों को लगे कि खाना बन रहा है और वो खाने का वेट करते करते सो जाएं, वरना ऐसे वो बच्चे चुप नहीं हो रहे थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये चीज बहुत फील हुई। और वो फिर वो भागे ट्रेजरी की तरफ, स्टेट ट्रेजरी की तरफ। वहां से उन्होंने फिर एक आटे की बोरी उठाई और खुद अपनी कमर पे उठा के वो ले आए उस औरत के घर। वहां पे उनके सर्वेंट्स ने बोला कि हम आपके लिए उठा देते हैं,
उस पर बहुत एक फेमस लाइन जो कोट की जाती है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बोला, क्या तुम कयामत के भी दिन मेरे बोझ उठा सकोगे? और कुछ जगह इस तरह रिवायत इसमें मरवी हुआ है कि क्या तुम कयामत के दिन भी मेरे गुनाहों का बोझ उठा सकोगे? और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद उसके उस औरत के घर जाके खाना पकाया और फिर बच्चों को खिलाया। तो यहां पे ये क्या बात आई, एम्पथी वाली। गवर्नेंस हमें इस तरह करनी है कि वी आर एम्पथेटिक टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स पब्लिक। और बीइंग अ सिविल सर्वेंट भी हमें, जब हम एग्जीक्यूशन के फेज में हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के, तब भी हमें ये चीज इंश्योर करनी। स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल ओवरसाइट। इंडीड वेस्टफुल स्पेंडर्स आर ब्रदर्स ऑफ डेविल्स, सूर्य अल इसरा आयत नंबर 27। अच्छा, आपको जो शायद गवर्नमेंट सर्विस से वाकिफ है, या किसी के अगर गवर्नमेंट की जॉब है, तो उन्होंने एक चीज बड़ी ऑब्जर्व की होगी कि गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है ना, वो जून के महीने में होता है, या एक महीना पहले मई के महीने में होता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन पूरा साल आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें या पैसे खर्च कर रहे होते हैं। एंड में क्या होता है, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत पैसा बच गया। अभी मैं एक जगह का ऑडिट कर रहा था, उन्होंने एक हेड में अपना 80% खर्चा जो है ना, वो जून के महीने में किया है। एक जगह पे उन्होंने अपना खर्चे का 76% जो पूरा खर्चा है उस हेड का, उन्होंने जून के महीने में किया। ये ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि अब उनको नजर आता है कि पैसा बच गया है, ठीक है, और अगर बच गया और वापस चला गया तो फिर तो चले जाया हो जाएगा। तो इसलिए वो आलतू फालतू चीजों में भी खर्च कर देते हैं। हाँ भाई कुर्सियां ले आओ, हाँ भाई फर्नीचर ले आओ, हाँ भाई सोफे ले आओ, हाँ भाई ये फ्लोर जो है ना इसको दोबारा बनवा दो। तो ये क्या है? ये वेस्टफुल स्पेंडिंग होती है। और इस पे इस्लाम में सख्त ममानियत है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको इंश्योर करना है कि ये बिल्कुल ना हो। और जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन। और गुड गवर्नेंस का भी ये प्रिंसिपल है कि ये चीज बिल्कुल ना हो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वो ये चीज इंश्योर करते थे कि कभी भी किसी प्रोजेक्ट से पैसा बच जाए तो वो वापस ट्रेजरी में आए, ऐसा ना हो कि उसमें वेस्टफुल स्पेंडिंग हो। और ये चीज आज हमें नजर आती है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी कॉमन चीज है ये चीज करना। और हमें उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये चीज नजर आती है। जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ये चीज इंश्योर कराते थे, वो इसीलिए इंश्योर कराते थे कि भाई अगर पैसा बच गया तो लोग इसे वेस्ट, भाई करप्शन तो चले वो दूसरी बात है ना कि वो अपनी जेबों में डाल लें। और इस तरह भी होता है कि वो असल में वो चीज नहीं खरीदी जाती, वो कहीं और ही पैसा चला जाता है, वो ऐसी चीज में शो करते हैं। अब जैसे मैं एक जगह गया था, वहां पे उन्होंने शो किया हुआ था कि हमने ना वाइल्ड बुशेस काटे हैं, उनकी 100 एकड़ जमीन है, उन्होंने वाइल्ड बुशेस काटे। अब वाइल्ड बुशेस तो वो फिर एक महीने बाद, 2 महीने बाद ग्रो कर जाएंगे, उसका क्या प्रूफ है कि उन्होंने काटे? तो भाई वो ठीक है, हमें तो 2 लाख रुपए उसके कटवाने में लग गए। अब किस तरह, या तो ऐसा एक सिस्टम हो जहां पे चेक एंड बैलेंस रहे कि हाँ भाई आपने वाकई काटे नहीं काटे, लेकिन इस तरह मैं मतलब एक मिसाल दे रहा हूं कि वो फिर उसका जवाब भी बनाया जाता है और वो इस ऐसे तरीकों से चीज की जाती है कि वो पकड़े भी ना जाए। ये तो बहुत छोटी सी 2 लाख की मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, खैर होने को तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल भी यही है, और एक पब्लिक सर्वेंट को भी यही ये इंश्योर करना है कि स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल ओवरसाइट रखे उसके अंडर जो भी खर्चे हो रहे हैं। अच्छा, इफ यू प्रिजर्व पब्लिक मनी देन यू आर अ कैलिफ, एंड इफ यू स्पेंड इट देन यू आर अ किंग, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु सेड टू हजरत। सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी स्लाइड है। अगर आप इसको गवर्नेंस के क्वेश्चन में कर रहे होंगे ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ वुमेन एंड इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ ऑर्फन्स एंड द नीडी। लेकिन अगर आप पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट के मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना,
तो आप उसमें ना टेकिंग केयर ऑफ द वीक जैसी जो है ना वो स्लाइड बनाइएगा, क्योंकि डायरेक्टली पब्लिक सर्वेंट जो है ना उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो औरतों के हुकूक इंश्योर करे अनटिल और अनलेस वो पॉलिसी मेकिंग वाली स्टेज पे है, वहां पे तो उसको ये इंश्योर करना है। लेकिन जनरली उसकी ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इस तरह कोटेड नहीं होती कि भाई वो ऑर्फन्स का उसने ख्याल रखना है। ठीक है, हाँ ठीक है, जो वीक है उनका उन्होंने बेटर ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुरानिक वर्स हमें क्या मिलती है? एंड दे आस्क यू अबाउट ऑर्फन से इंप्रूवमेंट फॉर देम इज द बेस्ट। एक और कुरानिक वर्स क्या है? डू नॉट डिप्राइव वुमेन ऑफ देयर ड्यू। ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हमें फिर सहाबा कराम से मिलती हैं। Even as a caliph, Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala anhu would secretly visit orphans and feed them. How can I call myself a ruler if even one orphan sleeps hungry? इसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के हमें के दौर खिलाफत से भी एग्जांपल मिलती है। प्रोवाइडिंग स्टाइपेंड्स फॉर विडोज, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु इंक्रीज्ड फाइनेंशियल स्टाइपेंड्स फॉर वुमेन एंड पुअर वुमेन, इंश्योरिंग दे वर नॉट निग्लेक्टेड। ठीक है, ये एम्पैथी के भी साथ आप मर्ज कर सकते हैं। टोटल मेरे ख्याल से 11 या 12 कुछ हैं स्लाइड्स, हाँ 11 स्लाइड्स हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड बताई हैं। जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तब आप इंट्रोडक्शन की एक पैराग्राफ होगा, कंक्लूजन का एक पैराग्राफ होगा, उसके अलावा आपने 8 पैराग्राफ्स या चलें अगर बहुत लिखना है 9 कर लीजिएगा। इससे ज्यादा मतलब फिर आपने बाकी सवाल भी अटेम्प्ट करना है तो इससे ज्यादा आपको मतलब नहीं उस पर लिखने होंगे। चलिए जी, ये था आज का लेक्चर। और इससे जो है ना मैं फिर से बता देता हूँ, आपके तकरीबन 4 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी तो वो थी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, उन्हीं को मैंने रीयूज़ किया है ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। और काफ़ी जगह तो मेरे ख्याल से असर का टाइम हो गया होगा या नहीं हुआ। कराची में तो अभी जमात नहीं खड़ी हुई। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। और कल का फिर मैं बता दूंगा कि हो गया है सब। ठीक है, ठीक है। तो सर हदीस के नंबर लिखना ज़रूरी है, ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप लिख देंगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपसे सही बुखारी या सही मुस्लिम लिख देंगी तो ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बस फिर आप लोग अफ्तारी की तैयारी करें। टाइम तो यहाँ भी हो गया है, बस अभी जमात नहीं खड़ी हुई। अच्छा, सवाल का इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखना और एक्सप्लेन कैसे करें? देखिए, सवाल का इंट्रोडक्शन बेसिकली ना एक काइंड ऑफ अ समरी होती है। ठीक है, पूरे उसकी क्या नाम है जो आपके पैराग्राफ्स आगे फॉलो कर रहे हैं। और आप उसमें क्या कर रहे होते हैं, एक और चीज जो इंश्योर कर रहे होते हैं, आप क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट कर रहे होते हैं। एग्जामिनर को बता रहे होते हैं भाई क्वेश्चन की मुझे समझ आ गई और उसके बारे में अभी मैं चीजें बताने लगा हूँ। ठीक है, तो ये अभी हम करेंगे। मैंने आपको बहुत सारे नोट्स देने हैं चैप्टर 1 और एक और चैप्टर है उससे रिलेटेड। तो उसमें जो जैसे मैंने आपको बताया था, जो सिंपल से टॉपिक्स है नमाज रोजा हज ज़कात, इनसे रिलेटेड मैं आपको नोट्स दूंगा। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है ना वो इंट्रोडक्शन फ्रेम करना है। और बाकी मैं आपके क्वेश्चंस भी जो टेस्ट लूंगा वो चेक करेंगे, तो उसमें भी अगर आप गलती कर रहे होंगे तो वो भी मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। यार कल भी मैंने बताया था इंडेक्स लिस्ट जो है ना, वो मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है 2 टेराबाइट की, उसमें है। उसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा, पहले हार्ड ड्राइव ढूंढनी पड़ेगी, फिर वो लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी। तो आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मुझे ईद के बाद टाइम मिलेगा तो उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह वो सारी लिस्ट जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले लेक्चर्स के नोट्स शेयर कर दें। यार नोट्स मतलब प्रेजेंटेशंस जो हैं वो तो आपके पास ग्रुप पे मौजूद होंगी पहले से ही। वो तो सारी ग्रुप पे मौजूद होंगी ना।
अर्शिया है, आप अर्शिया को बोल दीजिएगा, वो आपको सेंड कर देगी। अच्छा, तो जिनके पास है वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें अलीना को, नहीं तो अर्शिया को बोल दें, मैडम अर्शिया आपको सेंड कर देंगी। ठीक हो गया जी। बस फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर के बारे में बता दूंगा कि किस टाइम हमने लेक्चर लेना है। तो फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। और अगर कल असल में है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे, और मैं वहाँ पे इनवाइटेड हूँ, तो समझें कि 3-4 बजे जाना होगा। और फिर वापसी है, वहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह है, और वापसी कोई रात मतलब देर हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर कि कल हम क्लास ले सकेंगे या नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि दोपहर के टाइम मैं टाइम उनसे पूछूं, या रात के टाइम अगर मैं जल्दी आ गया। ठीक है जी, बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।